कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों के बीच खड़े हैं। हिमालय की बर्फ चारों ओर फैली हुई है। तापमान शून्य से नीचे है। हवा तेज चल रही है। खामोशी इतनी गहरी है कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। और फिर अचानक बर्फ पर आपको कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये साधारण फुटप्रिंट्स नहीं हैं। इनकी आकृति इंसान जैसी है, लेकिन आकार एक आम इंसान से काफी बड़ा। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचते हैं, ये क्या था? कोई जानवर या कुछ और? यही वह पल है जहां यति की कहानी शुरू होती है। 1930 और 1940 का दौर यति की कहानी में एक अहम शुरुआती समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय पहली बार पश्चिमी दुनिया के पर्वतारोही और शोधकर्ता हिमालय के इलाकों में ऐसी रिपोर्ट देने लगे जिन्होंने यति को सिर्फ एक लोक कथा से निकालकर एक गंभीर चर्चा का विषय बना दिया। उस समय हिमालय के पहाड़ों में कई पर्वतारोहण अभियान दूर दराज और कठिन इलाकों में जाने लगे, खासकर नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में। पर्वतारोहियों ने बर्फ में ऐसे फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया जो इंसानी पैरों जैसे थे, लेकिन उनका आकार एक आम इंसान से काफी बड़ा था। कुछ रिपोर्टों में इन फुटप्रिंट्स की लंबाई 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बताई गई। यह सिर्फ एक ही जगह पर नहीं मिले, बल्कि अलग-अलग अभियानों के दौरान कई जगहों पर बार-बार देखे गए। इसके अलावा कुछ जगहों पर फुटप्रिंट्स की बनावट और क्रम देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि यह कोई भारी और मजबूत शरीर वाला जीव था। उस समय के प्रसिद्ध पर्वतारोहियों में फ्रैंक स्माइथ भी शामिल थे, जिन्होंने 1930 के दशक में माउंट एवरेस्ट के पास अपने अनुभवों में ऐसे ही बड़े फुटप्रिंट्स का जिक्र किया। उनके अलावा अन्य ब्रिटिश और यूरोपीय अभियानों ने भी ऐसे ही दावे किए, जिससे यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि हिमालय में कोई अनजान जीव वास्तव में मौजूद है। यह तस्वीर लगभग 75 साल पहले 1951 में ली गई थी। उसी साल कई पर्वतारोही यह पता लगाने निकले थे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं। इस समूह में एडमंड हिलेरी भी शामिल थे, जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर पहली बार माउंट एवरेस्ट की छोटी फतह की। और यह व्यक्ति एरिक शिप्टन हैं, जिन्होंने यति के पद चिन्हों की पहली तस्वीर ली। और अपने साथी डॉक्टर माइकल वॉर्ड के साथ उन्होंने नेपाल के मेनलुंग बेसिन में अजीब और अनोखे पद चिन्ह देखे। ये फुटप्रिंट्स आम इंसानी पैरों जैसे थे। ये निशान लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर मिले, जहां उस समय इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उनका आकार असामान्य रूप से बड़ा था। उनकी बनावट भी ऐसी थी जैसे किसी 2 पैरों पर चलने वाली मखलूक ने उन्हें छोड़ा हो। उनके पास इन निशानों को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक बर्फ तोड़ने वाला औजार आइस पिक पास रखकर उसका आकार दिखाया और तस्वीर ले ली। जब यह तस्वीर प्रकाशित हुई तो इसने वैश्विक मीडिया और वैज्ञानिक दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया। अखबारों, वैज्ञानिक जर्नल्स और मैगजीनों में इस पर चर्चा होने लगी। ऐसा लगता है कि बाकी टीम उन तीनों तक पहुंच गई थी, इससे पहले कि वे उस रास्ते को और आगे तलाशते। बाद में टॉम बॉडिलोन ने अपने एक दोस्त को लिखे पत्र में बताया कि ये निशान लगभग 19,500 फीट की एक दूसरी दर्रे से आते हुए दिखाई देते थे और फिर एक ग्लेशियर की ओर नीचे उतरते थे। मुहिम के सदस्यों ने लगभग 1 मील तक इन निशानों का पीछा किया और एक ऐसी जगह भी देखी जहां इस अनजान मखलूक ने एक गहरी दरार को छलांग लगाकर पार किया था। इस अभियान और इन अजीब पदा चिन्हों की खबर 1952 में सामने आई, जब शिप्टन की किताब द माउंट एवरेस्ट रिकोनेंस एक्सपीडिशन 1951 प्रकाशित हुई। शिप्टन ने अपनी किताब और बाद के लेखों में कभी साफ तौर पर यह नहीं बताया कि ये निशान किस जीव के हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन आलोचकों से असहमति जताई जिनका कहना था कि ये निशान भालू या लंगूर के हैं।
नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने इस दावे की जांच करने के लिए हिमालय के एक भालू को रेत पर चलाया ताकि तुलना की जा सके, लेकिन नतीजा यह निकला कि ये निशान मेल नहीं खाते। जहां तक लंगूरों की बात है, शिप्टन के अनुसार सबसे बड़े लंगूर के पैरों की लंबाई भी 8 इंच से ज्यादा नहीं होती और 19,000 फीट की ऊंचाई पर उनके लिए भोजन मिलना भी संभव नहीं है, क्योंकि वे पौधे खाते हैं। शिप्टन को यह भी गंभीरता से सोचना पड़ा कि उनके साथी तेंजिंग नोर्गे ने क्या देखा था। बताया गया कि तेंजिंग नोर्गे ने लगभग 25 गज की दूरी से एक यति को देखा जो सीधा खड़ा था, जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट 6 इंच थी और उसका पूरा शरीर लाल भूरे बालों से ढका हुआ था, सिवाय उसके चेहरे के, और उसका सिर थोड़ा नुकीला था। शिप्टन ने यह भी माना कि शेरपा लोग जो उस इलाके में रहते हैं भालू और लंगूर को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसीलिए यह मानना मुश्किल था कि तेंजिंग या कोई भी स्थानीय व्यक्ति 25 गज की दूरी से इन जानवरों को पहचानने में गलती कर सकता है। बहुत से लोग हिमालय गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह मखलूक सच में मौजूद है या नहीं। यहां तक कि नेपाल सरकार ने यति के शिकार के लिए लाइसेंस भी जारी किए। अमेरिकी सरकार ने भी एक नोटिस जारी किया जिसमें यति की तलाश में जाने वालों के लिए निर्देश दिए गए। कई लोग यति की इस कहानी में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन सवाल यह है, क्या यति हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? ये हैं मेजर सुशांत सिंह, जो हिमालय के मकालू क्षेत्र में एक अभियान पर थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने बड़े फुटप्रिंट्स देखे जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। जब उन्होंने अपने शेरपा गाइड से पूछा तो उसने कहा कि ये एक जंगली इंसान के निशान हैं जो बर्फीले इलाकों में रहता है। दुनिया भर में भले ही यति के अस्तित्व पर बहस होती रहे, लेकिन शेरपा लोगों को इस बात पर कोई शक नहीं है। यति सदियों से उनकी संस्कृति का हिस्सा रहा है। यति शब्द तिब्बती भाषा के शब्द यथे से आया है, जिसका मतलब है चट्टानों में रहने वाला जानवर। यति के रहस्य ने कई कहानियों को जन्म दिया है और इसके बारे में किताबें, वीडियो गेम्स और फिल्में भी बन चुकी हैं। वैसे तो यति के बारे में बहुत सी कहानियां मौजूद हैं और अलग-अलग इलाकों में ऐसी कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं जो इस रहस्यमयी मखलूक का जिक्र करती हैं। लेकिन आज हम इन कहानियों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि हम सिर्फ उन सबूतों पर ध्यान देंगे जो अलग-अलग रूपों में सामने आए हैं, जैसे फुटप्रिंट्स, हाथों के निशान या बालों के नमूने। यति के अस्तित्व को लेकर बढ़ते दावों के बाद दुनिया भर के कई शोधकर्ता और खोजी लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए मैदान में उतर आए। यह मामला सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस पर वैज्ञानिक और संगठित अभियान शुरू हो गए। इनमें एक महत्वपूर्ण नाम टॉम स्लिक का था, जो एक अमेरिकी शोधकर्ता और खोजी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसी मखलूक की खोज में बिताया जिसका अस्तित्व अब तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ था। उन्होंने यति पर शोध के लिए कई अभियानों को आर्थिक मदद दी, जो हिमालय के कठिन और दूर दराज इलाकों तक गए। इन अभियानों का मकसद सिर्फ यति को खोजना नहीं था, बल्कि फुटप्रिंट्स खोजना, संभव बालों या अवशेषों के नमूने इकट्ठा करना, स्थानीय लोगों के बयान रिकॉर्ड करना। और किसी भी असामान्य मखलूक के ठोस सबूत हासिल करना था। इसी दौरान प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलरी भी इस रहस्य में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने खुद यति से जुड़े दावों की जांच की, स्थानीय इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिले और उन सबूतों को देखा जो यति के अस्तित्व के रूप में पेश किए जाते थे।
जैसे फुटप्रिंट्स और स्थानीय कहानियां। टॉम स्लिक की अभियानों और एडमंड हिलेरी की जांचों ने भी इस रहस्य को खत्म करने के बजाय और गहरा कर दिया। और आज तक यति एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसके बारे में वैज्ञानिक दुनिया के पास कोई पक्का सबूत नहीं है। इसके बावजूद हिमालय की घाटियों में अभियान रुके नहीं। दुनिया के अलग अलग देशों के शोधकर्ता हर बार उम्मीद लेकर जाते, लेकिन लौटते समय या तो खाली हाथ आते या ऐसे जवाब लेकर जो पहले से जाने पहचाने जानवरों की ओर इशारा करते थे। धीरे धीरे यति की खोज एक शोध से बढ़कर एक जुनून बन गई। एक ऐसा सवाल जो हर बार नया लगता, लेकिन हर जवाब उसे और भी रहस्यमय बना देता। वक्त के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़े फुटप्रिंट्स मिलने की रिपोर्ट्स आती रहीं। ये रिपोर्ट्स अक्सर हिमालय के कठिन और बर्फीले इलाकों से आईं, जहां इंसानों की पहुंच बहुत सीमित होती है और वहां का वातावरण खुद ही सबूतों को जल्दी बदल देता है। इन सभी रिपोर्ट्स, सबूतों, तस्वीरों और लिखी गई बातों के बावजूद कोई भी ठोस सच्चाई सामने नहीं आ सकी और दुनिया भर में इसकी कहानियां और तेजी से फैलने लगी। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? लेकिन फिर यहाँ विज्ञान ने कदम रखा और हर दावा, हर निशान, हर कहानी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। सबसे पहले डीएनए टेस्ट किए गए ताकि बालों और बाकी अवशेषों की असलियत पता चल सके। फिर इन सैंपल्स का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया। जब नतीजे सामने आए तो धीरे धीरे सब साफ होता गया। ज्यादातर सैंपल्स आम जानवरों से जुड़े हुए थे, खासकर हिमालयन ब्राउन बियर से। वैज्ञानिकों के अनुसार बर्फ और जमीन की बनावट ऐसी होती है कि भालू के फुटप्रिंट्स कभी-कभी इंसानों जैसे दिख सकते हैं और इस तरह जो निशान कभी एक रहस्यमयी मखलूक का सबूत माने जाते थे, वो असल में प्रकृति के एक आम खेल का हिस्सा निकले। नेपाल के एक पुराने मंदिर पांगबोचे मॉन्स्ट्री में यह दावा किया गया कि वहां यति का हाथ और खोपड़ी सुरक्षित रखी गई है। यह खबर बहुत तेजी से फैल गई और लोगों ने इसे एक बड़ा सबूत मान लिया। शोधकर्ता उस मठ में गए और यति की खोपड़ी से बालों का एक नमूना लिया, जिसे आगे जांच के लिए भेजा गया। इन अवशेषों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया। हड्डियों की संरचना देखी गई और उनका तुलना मानव और जानवरों की हड्डियों से किया गया। फिर आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण हुए, डीएनए एनालिसिस किया गया और माइक्रोस्कोप के जरिए हर छोटे विवरण को जांचा गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। जिसे यति का हाथ कहा जा रहा था, वह वास्तव में एक इंसान की हड्डियों से बना हिस्सा था और जो खोपड़ी थी वह असल में एक आम पहाड़ी जानवर सीरो की निकली। दो 2013 में वैज्ञानिक ब्रायन साइक्स ने यति से जुड़े कई नमूने इकट्ठे किए। ज्यादातर नमूने आम जानवरों के पाए गए, जैसे भालू, घोड़ा और कुत्ता। 2017 की एक और रिसर्च में भी यही बात सामने आई कि यति के नाम पर मिले सभी नमूने असल में अलग अलग भालुओं या अन्य जानवरों के थे। यानी जो चीज एक रहस्यमयी मखलूक का सबूत लगती थी, वो दरअसल गलतफहमी और कहानियों का मिश्रण थी। और इस तरह विज्ञान ने एक और रहस्य का पर्दा हटा दिया। आधुनिक तकनीक ने इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश की। सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए हिमालय के दूर दराज इलाकों को देखा गया। वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग से जानवरों की गतिविधियों और व्यवहार को रिकॉर्ड किया गया। और एडवांस्ड डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए हर मिले हुए सैंपल का सबसे बारीकी से विश्लेषण किया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक कोई ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आया
जो किसी अननोन क्रिएचर यानी यति के अस्तित्व की पुष्टि कर सके। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यति की कहानी शायद एक बहुत पुराने से जुड़ी हो सकती है, जिसे गिगांटोपिथेकस कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा बंदर जैसा जीव था जो लाखों साल पहले एशिया के जंगलों में पाया जाता था। समय के साथ जब इसके फॉसिल्स मिले और पुरानी कहानियां पीढ़ियों तक आगे बढ़ी, तो संभव है कि हकीकत और कल्पना मिलकर एक ऐसी कहानी बन गई हो जिसे आज हम यति के नाम से जानते हैं। आखिर लोग यति पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग को रहस्य पसंद होता है। जब हम बर्फ में कोई धुंधली शैडो देखते हैं तो हमारा मन तुरंत उसे किसी जानी पहचानी कहानी से जोड़ देता है। बचपन से सुनी हुई कहानियां हमारे अंदर तस्वीरों की तरह बस जाती हैं और फिर कल्चरल बिलीव्स उन पलों को और भी वास्तविक बना देते हैं। इस तरह हकीकत और कल्पना के बीच एक ऐसी रेखा बन जाती है जो कभी साफ नजर नहीं आती, और शायद यही वह जगह है जहां यति जिंदा रहता है। आज तक यति के अस्तित्व का कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि आज भी जीवित है। यति आज दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुका है। यह हमें एक अहम बात सिखाता है, हर रहस्यमयी चीज हकीकत नहीं होती और हर हकीकत हमेशा साफ भी नहीं होती। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने के लिए बने होते हैं।